Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint, a precise, exam oriented and easy to understand रहने वाला current affairs का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं जहां से महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने रिसेंटली एक यूपीएससी का ट्रेंड देखा होगा। जो करंट अफेयर्स पूछता है यूपीएससी, वो पूछता है पीआईबी और एआईआर से। जब यूपीएससी ऐसा कर रहा है तो अदर एग्जामिनेशन भी यूपीएससी की तरफ देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो पीआईबी और एआईआर से भी इस क्लास में न्यूज़ को लिया जाता है, इसीलिए ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको डेली कंसिस्टेंटली इस सेशन के साथ बने रहना है। इस वजह से आपका जो भी करंट अफेयर्स का हेडेक है वो खत्म हो जाएगा। इस सेशन को आपको शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का, यानी कि 5 अगस्त 2026 का हमारा सेशन। लेकिन उससे पहले वही एक चीज़ जो हम डेली करते हैं, एक दिन पुरानी न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। यानी कि 4 अगस्त 2026 की कौन सी वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक बार देखते हैं। पहली न्यूज़ थी कल की, आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो किसके बेसिस पे हुआ है? क्लीन एनर्जी के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा इन सबको। नेक्स्ट न्यूज़ थी आपकी, जापान और अमेरिका का संयुक्त येन इंटरवेंशन। ठीक है, येन क्या है? जापान की करेंसी है। वो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जापान और अमेरिका एक इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। सऊदी अरेबिया ने रेड सी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोalition बनाया है। लाल सागर और बल अल मंदेब जलमार्ग की सुरक्षा के लिए 14 देशों का रक्षा संगठन बना है। ठीक है, इसको कौन लीड कर रहा है? सऊदी अरेबिया। पूरे देश के वैश्विक व्यापार में एक तरीके से खतरा होने लगा है जब से समुद्री मार्गों पे रोक लग गई है। चाहे बात करें हम स्टेट ऑफ हरमुज की, अब अल मंदेब पे भी ये खतरा बना रहा है। इसीलिए सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? 14 देशों के साथ मिलकर एक नया संगठन बना रहा है, जिससे पूरे वर्ल्ड का जो समुद्री मार्ग है वहां पे कोई रुकावट ना आए। नेक्स्ट न्यूज थी आपकी, एनसीसी ने साइक्लोथॉन 2026 आयोजित किया। किसकी खुशी में? भारत के 79 यानी कि 79 ईयर्स ऑफ स्वतंत्रता दिवस के चक्कर में। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? एकता, फिटनेस और युवा जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, सेतु। सेतु राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला डिजिटल इमरजेंसी रेफरल सिस्टम लॉन्च किया है राजस्थान में। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, एक्सरसाइज रोटर क्लेप थर्ड। ये किसके लिए किया गया है? काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए। और ये जैसलमेर के पोखरण में करा गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, भारतीय नौसेना का 5वां डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट मिल गया है। ये क्या काम करता है? ये अंडर वाटर और डाइविंग ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाता है। किसकी? इंडियन नेवी की। आठवीं इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, वरिष्ठ राजनयिक विश्वेश नेगी बने ईरान में भारत के अगले एम्बेसडर। ठीक है, जो राजदूत बने हैं, कौन बने हैं? विश्वेश नेगी। और ईरान एट प्रेजेंट जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि उसका यूएसए से युद्ध चल रहा है। इसलिए जो विश्वेश नेगी वहां पे एम्बेसडर बने हैं, उनका रोल बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। कल का आपका एमसीक्यू था कि एक नई कैटफिश पाई गई है उड़ीसा की कौन सी नदी में? तो उसका आंसर था, आंसर बी, बुद्ध बलंगा रिवर। ओके, कल की हमने सारी न्यूज को कवर कर लिया है। आज की पहली न्यूज देखते हैं अपन, पाकिस्तान रेस्ट्रिक्ट अल जजीरा आफ्टर पीओके रिपोर्टिंग। अल जजीरा की हम बात करते हैं कि यहाँ से भी न्यूज कवर करते हैं। एक इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अल जजीरा मोस्ट ऑफ टाइम इंडिया के अगेंस्ट में या इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ही अपने लेख लिखता है। इसलिए हम वर्ल्ड का नजरिया भी जानते हैं कि जो अदर न्यूज़पेपर है वो किस प्रकार से इंडिया को पोर्ट्रे करते हैं। अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है अल जजीरा को। किसके लिए? जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के लिए। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो क्या रहा है? वहां पे हो रहे हैं आपके इलेक्शन। कितनी सीट्स पे? 53 विधानसभा की सीट्स पे वहां पे इलेक्शन हो रहा है ना? अब वहां पे इलेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल बात है? नहीं, नॉर्मल बात नहीं है। अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो कर रहे हैं वायलेंस। ये वायलेंस क्यों कर रहे हैं?
वायलेंस करने के पीछे रीजन है डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है। एक बहुत बेहतरीन बात है, पाकिस्तान वालों के पास न तो खाने के लिए आटा है, न चलाने के लिए डाटा है। तो इस तरीके की चीजें कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है। अब वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन किस बेसिस पे होते हैं? गवर्नमेंट को सुविधाएं देगी, उसी पे तो रिप्रेजेंटेटिव आता है उन प्रोविंसेस पे। अब वहां पे वो सुविधा ही नहीं मिल रही है तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही। और साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, जब से 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था जम्मू एंड कश्मीर से और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तो उसके बाद क्या हुआ? वहां के लोगों में खुशहाली आई है, वहां पे प्रोग्रेस हो रही है, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ के कश्मीर को देखते हुए, हालांकि वो पाकिस्तान ने ही ऑक्यूपाइड कर रखा है, वो भी इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है, तो ये सारी चीजें देखते हुए वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक संगठन है जिसका नाम है जैक। ठीक है, जेक कहाँ का है? जेक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक संगठन है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसका नाम है। इसको भी, ये क्या करता है, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं उनकी आवाज को उठाता है, उनके लिए प्रोटेस्ट करता है, उसके लिए एक्टिविस्ट बनता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसको भी बैन कर दिया है। इसके लिए भी वहां पे प्रोटेस्ट ज्यादा होने लगा है। वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लोगों की मृत्यु कर दी जा रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे सबसे ज्यादा जो विधानसभा की 53 सीट है उसमें से 12 जो रिजर्व सीट्स है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये 12 रिजर्व सीट कौन सी रहती है? जो कश्मीर से, भारत के कश्मीर से पाकिस्तान में गए थे, उन लोगों के लिए ये सीट रिजर्व है। अब ये जो 12 लोग हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो रहते नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डेवलपमेंट है नहीं, है ना। अब ये जो 12 लोग हैं कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस में रहने वाले। अब ये एक इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो इनको क्या करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? एक तो ये चूरन दे देती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कि हम आपके नेटिव लोगों को ही, यहाँ पे 12 लोगों को तो रिप्रेजेंटेटिव बना ही रहे हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि ये लोग यहाँ रहते कहाँ हैं? ये तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अलग प्रोविंस में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके तो नुमाइंदे हुए। तो इस वजह से भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा 8 सीट को यहाँ पे, जैसे कल्चरल और हेरिटेज वाले जो लोग होते हैं, किसी क्षेत्र में अच्छे होते हैं, उनके लिए रिजर्व किया गया है। तो 20 सीटें तो ऐसे हो जाती है। बाकी 23 पे चुनाव होता है, ठीक है, 12 पे भी चुनाव होता है, लेकिन वो रिजर्व होती है किनके लिए? जो कश्मीर से आए हुए लोग होते हैं। ठीक है, तो इन सारी वजह से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, चाहे वहां के मिनिस्टर्स हो ख्वाजा आसिफ, वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो इंडिया वालों की तरह ही हमारे दुश्मन है। ठीक है, और इन चीजों को नहीं करने दे रहे हैं। अब अल जजीरा ने ये पहली बार इस चीज को रिपोर्ट किया है। अल जजीरा इंडिया के लिए कैसे हानिकारक है? अल जजीरा हमेशा से ही ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको क्या बताता है? पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज गलत है, जबकि ये इंडिया का पार्ट है। इंडिया ने इसका कई बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन एक कड़ी तरीके से इसका प्रोटेस्ट नहीं किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या किया है। पाकिस्तान रिपोर्टेडली रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अल जजीरा। ये कहाँ का है? ये कतर का एक न्यूज आउटलेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। आफ्टर द कतर बेस्ड ब्रॉडकास्टर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑन इलेक्शन रिलेटेड प्रोटेस्ट एंड द सिक्योरिटी क्रैकडाउन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग accused अल जजीरा ऑफ सेलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड येलो जर्नलिज्म। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने क्या इल्जाम लगाया है अल जजीरा पे? कि ये एक तो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा है, कि अच्छी चीज दिखा नहीं रहा है, गलत ही दिखा रहा है। इसी को क्या बोलेंगे आप? येलो जर्नलिज्म। यानी कि किसी चीज को बहुत एग्जेजरेट करके जब दिखाया जाता है तो उसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। और पाकिस्तान के इस मिनिस्ट्री ने अल जजीरा पे ये इल्जाम लगाया है। द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट expressed concern over press freedom, citing reports of interest shutdown, restriction on reporting and detention of disappearing of journalists in the region। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। अब आप देखिए इंडिया के केस में एक चीज समझिएगा, एक आता है प्रेस इंडेक्स आता है कि कौन से देश में जो प्रेस होती है उनको स्वतंत्रता है। तो उसमें आप अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान की रैंक है 153 और इंडिया की जो रैंक है वो होती है 157। आप ये समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे ये इंडेक्स बनते होंगे। पाकिस्तान जैसा देश जिसने पहली बार अल जजीरा ने उनके विरुद्ध थोड़ी सी बात बोली, और वो भी बहुत प्यार तरीके से बोलने की, वहां पे इंटरनेट का शटडाउन हो गया है, वहां पे
प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पे भी रिपोर्टिंग करने पे पाकिस्तान ने अल जजीरा को एक तरीके से वहां पे बंद करवा दिया। और इंडिया ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, एक बात करें तो हम 2015 की बात है, जब इंडिया ने 5 दिन का अल जजीरा के इंग्लिश आउटलेट पे, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उस पे बैन लगा दिया था। ठीक है, क्यों लगा दिया था? क्योंकि अल जजीरा जो इंडिया का कश्मीर वाला रीजन है उसको गलत पोर्ट्रे कर रहा था, उसको पाकिस्तान का पार्ट बता रहा था। तो इंडिया ने उसका कड़ा स्टांस लेते हुए, और बात करें बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अल जजीरा ने, उस पे भी इंडिया ने बैन लगाया था। उस चीज में तो अल जजीरा ने बहुत ज्यादा हाहाकार कर दिया था कि हमारे साथ ये होता है, इंडिया में प्रेस फ्रीडम नहीं है, इंडिया के लोग ऐसे करते हैं। तो अल जजीरा ने इतने ताबड़तोड़ तरीके से हाहाकार मचाया था। अब जब पाकिस्तान ने इनको बैन कर दिया है, अल जजीरा तब भी इतना ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बस नॉर्मली बोल रहा है कि ये हमको बैन कर दिया है, ऐसा क्यों होता है। नहीं, ये चीज गलत है, ये दोहरे मापदंड है, हिपोक्रेसी है। आपने रिसेंटली अजीत डोभाल, जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनको जब लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने एक बात बोली है वहां पे, उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो प्रोग्रेस हो रहा है उससे कोई भी खुश नहीं है। इंडिया की प्रोग्रेस सब चाहते हैं, लेकिन एकदम धीमी प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन इंडिया बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इंडिया एक जाइंट किलर बन के सामने आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो सारे देश उसको दबाने में लग रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो यूएसए हो। ठीक है, लेकिन इंडिया का भी स्टांस, जब पीओके में इस तरीके की चीजें चल रही है, इंडिया भी एक एग्रेसिवली देश की तरह आगे नहीं आता है। ठीक है, या तो पीएको को उनको वापस लेना भी नहीं है इंडिया को, इस तरीके के स्टांस हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंडिया इस तरीके की चीजें नहीं लेके आता है, ना कि इंडिया के जो सिटीजन्स है उसको लेके आते हैं। अभी पाकिस्तान के जो लोग होते हैं पूरा प्रोपोगेंडा लेके आते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। साथ ही साथ जो, अगर इंडिया के कश्मीर में कुछ बात होती, हम कुछ करते, तो अभी ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, पाकिस्तानी एक्टर्स है, अपने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट लगा देते, फेसबुक पोस्ट लगा देते कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, वो हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बट इंडिया के एक्टर्स की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, कोई लेना देना नहीं है। एज अ सिटीजन हमको हमारे देश को सपोर्ट करना है, और किस तरीके से एक दुश्मन देश से डील करना है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, अल जजीरा का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? कतर के दोहा में है, दोहा इसकी राजधानी है। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। वाइल येलो जर्नलिज्म रिफर्स टू, येलो जर्नलिज्म क्या होता है आप देख लीजिए, सेंसेशनल और एक्सजरेट रिपोर्टिंग इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्सजरेट रिपोर्टिंग कर दी जाती है, तो इसी को येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। इंडिया ने मेंटेन करता है कि इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड रेफर्स टू रीजन अंडर पाकिस्तान कंट्रोल एज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये सारा इंडिया का पार्ट है। कौन कौन सा? यूटी, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं, और ये जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग। ठीक है, अब इसको क्या बोलता है पाकिस्तान? आजाद कश्मीर बोलता है। ये न्यूज कवर हो गई है आपकी, इंपॉर्टेंट है, अल जजीरा के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तान में अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी रिजर्व्ड है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है? क्योंकि ये अरुणाचल में पहली बार हुई है। ठीक है, देखते हैं। ग्लो लैक बिकम्स इंडिया 101 रामसर साइट। ये जो ग्लो लेक है, इंडिया की 101वीं रामसर साइट बनी है। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। ठीक है, अब रामसर साइट क्या होती है? अ, ऐसे वेटलैंड एरिया जिनको रामसर कन्वेंशन, रामसर, एक सेकेंड, रामसर कन्वेंशन के तहत प्रिजर्व किया जाता है। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर ईरान की एक जगह है जहाँ पे 1971 में एक सारे देशों की मीटिंग होती है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं जहाँ पे पानी भरा होता है, और जहाँ पे स्पीसीज आती है, इमिग्रेंट स्पीसीज आती है, और वहाँ पे हम अगर इंक्रोचमेंट कर देंगे, उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनको कंजर्व नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, एक जैव विविधता खत्म हो जाएगी। तो इसी के तहत ईरान के रामसर में 1971 में एक मीटिंग होती है, एक कन्वेंशन होता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि हर देश एटलीस्ट एक एक क्या करेंगे, रामसर साइट यानी कि वेटलैंड का कंजर्वेशन करेंगे, और उसी को क्या बोलेंगे अपन? रामसर साइट्स बोलेंगे। ठीक है, इंडिया ने इसको 1982 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और इंडिया की जो फर्स्ट रामसर साइट्स थी वो कौन सी?
चिल्का लेक, जो कहाँ पे है आपके उड़ीसा में। गॉट इट। ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देख ली है, रामसर साइट्स के बारे में देख ली है। अब क्या करेंगे अपन, अब ग्लो लेक के बारे में देखेंगे। ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है, और इंडिया का ये 101वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर वेटलैंड साइट बना है। द लेक इज लोकेटेड इनसाइड द कामलंग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे स्थित है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है अब इसके बारे में। कामलंग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये स्थित है लेक, ठीक है। अब यहाँ पे कामलंग रिवर भी निकलती है, वो भी याद रखिएगा। इन द ईस्टर्न हिमालयस एंड इज अ हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक। ये कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर की लेक है। फीड बाय पेरेनियल माउंटेन स्ट्रीम, ठीक है। इसमें पानी कैसे आता है, साल भर जो स्ट्रीम्स आती है, बारिश का पानी आता है, उससे इसमें पानी भरता है। द वेटलैंड सपोर्ट्स ओवर, ये जो वेटलैंड है किसको सपोर्ट करता है, 150 से ज्यादा ट्री स्पीसीज को और 49 ऑर्चिड स्पीसीज को। मेक इट एन इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और ये बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बनाता है। एंड अ सिग्निफिकेंट हैबिटेट फॉर माउंटेन इकोसिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, माउंटेन के इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, रामसर साइट्स के बारे में हमने देख ही लिया है सारी चीजें। द डेजिग्नेशन स्ट्रेंथ वेटलैंड कंजर्वेशन, सपोर्ट करता है किसको, बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को, फ्लड्स के कंट्रोल को, एंड कंट्रीब्यूट करता है कंजर्वेशन किसके, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो ईस्टर्न हिमालय इकोसिस्टम है। ये जो ग्लो लेक है अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है, ईस्टर्न हिमालय इकोसिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। हिमालय के भी अलग अलग भाग है ना, उसी प्रकार से। अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो ये वेटलैंड्स है, और ये स्पीसीज एक पर्टिकुलर जगह पे आके ही बैठते हैं, चाहे यहाँ के लोकल स्पीसीज हो, चाहे इमिग्रेंट स्पीसीज हो। ये बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आके पर्टिकुलर समय बिताते हैं। तो इस सारी जो जगह है इनको प्रिजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन रखा गया, और जिस जगह को यानी कि वेटलैंड को कंजर्व किया जाता है उसी को रामसर साइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडिया की बात करें तो आप देख लीजिए, 2014 के आसपास की बात करें तो इंडिया में लगभग 24 ही रामसर साइट्स ही थी। आप देखिए दिन प्रतिदिन इंडिया कितो प्रिजर्व कर रहा है, अब ये 101 हो गए, ठीक है। लगभग 76 ज्यादा हो गए, है ना, 76 77। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आपकी, वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड है। इंडिया ने लॉन्च किया है क्लाउडेड लियोपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, ठीक है। अब ये आपने चीता देखा होगा, आपने बाघ देखा होगा, आपने तेंदुआ देखा होगा, अब आज क्या देखेंगे आप, जो क्लाउडेड लियोपर्ड है, ठीक है। अब क्लाउडेड क्यों है, आप देखिए, एक ही ऐसी जंगली बिल्ली है जिसकी साइज नॉर्मल जो बिल्ली है उससे बड़ी होती है, उस पे जो ये स्पॉट होते हैं वो बादल के आकार के होते हैं, ओके। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्लाउडेड लेपर्ड बोल रहे हैं। इंडिया ने लॉन्च किया है क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, कब, 4 अगस्त को, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे के दिन, ठीक है। इसी दिन क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे। ड्यूरिंग द, ये कब लॉन्च किया है प्रोग्राम, 91st स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर में ये कमिटी लॉन्च, ये जो लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसमें किसको कंजर्व कर रहे हैं अपन, क्लाउडेड लियोपर्ड को। द क्लाउडेड लियोपर्ड, जिसका साइंटिफिक नाम है नियोफेलिस न्यूबुलसा, तो याद रखिएगा, इज फाउंड मेनली इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, अब बात करेंगे असम, अब बात करेंगे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और सम पार्ट ऑफ सिक्किम। वहां पे ये क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कंट्रीज हैं, नेपाल हो गया, कंबोडिया हो गया, और बात करें भूटान, और भी कई जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसको किसके तहत माना गया है, इसको लिस्टेड किया गया है वल्नरेबल ऑन द IUCN
रेड लिस्ट, ठीक है। ये कंजर्व करता है, किसको करता है? नेचर को कंजर्व करता है। ये इंटरनेशनल यूनियन है जो कंजर्व करता है नेचर को। अब ये इसकी रेड लिस्ट में आता है। कौन आता है? क्लाउडेड लेपर्ड। अब रेड लिस्ट का मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में इसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि आने वाले भविष्य में ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये विलुप्त हो जाएगा। तो इसी के खतरे को मद्देनजर रखते हुए आईयूसीएन ने क्लाउडेड लेपर्ड को रेड लिस्ट में रखा है। इसकी वजह से ही इंडिया ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें ये कंजर्व करेगा किसको? क्लाउडेड लेपर्ड को, ठीक है। और इट इज प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट किसके अंडर किया जाएगा? शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बट इट द एक्शन प्लान्स आइडेंटिफाई 14 प्रायोरिटीज कंजर्वेशन लैंडस्केप। ये जो एक्शन प्लान है क्या करेगा? इसकी 14 पॉइंट्स की प्रायोरिटीज रहेगी जो कंजर्व करेगी इस तरीके के इलाके को जहाँ पे लेपर्ड रहता है, ठीक है। और फोकस करेगी हैबिटेट प्रोटेक्शन, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना जहाँ पे ये क्लाउडेड लेपर्ड आसानी से रह सके। फॉरेस्ट कनेक्टिविटी, ऐसा एनवायरनमेंट वापस से तैयार करना ताकि ये एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जा सके इजिली, इस पे कोई हमला ना हो, ऐसा एरिया में इसको ना रखा जाए जहाँ पे इसका शिकार कर दिया जाए। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ठीक है। इस तरीके की इकोलॉजी बनानी है वापस से जहाँ पे ये बड़ी संख्या में फले फूले। साइंटिफिक मॉनिटरिंग होगी और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी होगा, है ना। इस पे इलीगल पोचिंग भी बंद होगी, इन पे हमले बंद होंगे। ये सारी चीजें किसके द्वारा होगा? कम्युनिटी के द्वारा होगा। द प्लान प्रमोट्स मॉडर्न वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है। इस प्लान में क्या होंगे? जो मॉडर्न वाइल्ड लाइफ के मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिसमें कैमरा के ट्रैप्स होंगे, ऑक्यूपेंसी सर्वेस होंगे, जेनेटिक एनालिसिस होगा, इन्वायरमेंटल डीएनए होंगे, यानी कि जहाँ पे ये पानी पीते हैं, जहाँ पे अपना मल त्याग करते हैं, उनसे क्या होगा? इनकी डीएनए की टेस्टिंग होगी। अलोंग विद एंटी पॉचिंग मेजर्स, पॉचिंग नहीं होगी यानी कि इनके शिकार नहीं होंगे, स्मगलिंग नहीं होगी। एंड द एम स्ट्रिप स्मार्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ये किसके लिए होता है? ये टाइगर के लिए होता है और ये एक बिल्ली की प्रजाति है, तो उनके लिए भी क्या होगा? स्मार्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लगाई जाएगी यहाँ पे। द इनिशिएटिव वाज प्रिपेयर्ड अंडर द, किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विद टेक्निकल सपोर्ट। अब इसमें टेक्निकल सपोर्ट किसका मिलेगा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड इंक्लूड्स द स्पीसीज अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या मिलके कर रहे हैं? अब क्लाउडेड लेपर्ड का कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। ये आपकी साइंस की न्यूज है। चांदीपुरा वायरस एक्यूट एनक्लेफ्टिस इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? एक ऐसा वायरस है जिससे बच्चों की मौत हो रही है 15 साल से कम की। ऐसा तो नहीं है कि वायरस अभी पैदा हुआ है, नहीं, ये काफी लंबे समय से है, इसकी हिस्ट्री सारी चीजें हम देखते हैं। चंदीपुरा वायरस इसका नाम रखा गया है। इज एन एर्बो वायरस। अब ये एर्बो वायरस क्या होता है? ऐसा ऐसी बीमारियां जो छोटे छोटे कीटों की वजह से होती है, उसको बोलेंगे अपन एर्बो वायरस। ये बिलोंग करता है रेबोडो विरिडी फैमिली एंड वेस्टिकुलर वायरस जीन, ठीक है। इट इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज। जो सैंड फ्लाइज से ये ट्रांसमिट होता है, यानी कि वो काटेंगे, उसके बाद वो दूसरे को काटेंगे, उसी तरह से ये ट्रांसमिट होता है। एंड के कॉज एक्यूट इंक्लेटिस सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों के जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसमें स्वेलिंग आ रही है। किसके काटने से? इस कीट के काटने से, ठीक है। अब ड्यूरिंग दी 2026 गुजरात आउटब्रेक, अभी ये जो वापस न्यूज में कैसे आया है, इसमें 35 बच्चे टेस्टेड पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और 184 सस्पेक्टेड केसेस हैं। 22 की मृत्यु हो गई है बच्चों की, और ऑल कंफर्म पेशेंट्स वर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये वायरस पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो रही है। ये पहली बार जब पाया गया था चांदीपुरा वायरस, ये कहाँ पाया गया था? 1965 में चांदीपुरा, एक नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का विलेज है, वहां पे पाया गया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। एंड इज नोन फॉर कॉजिंग रैपिड न्यूरोलॉजिकल इलनेस, ठीक है। न्यूरो यानी कि दिमाग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, विच में प्रोग्रेस टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इन सेवर केसेस। जब यहाँ पे नर्वस सिस्टम खत्म होगा तो कहीं सारे शरीर के जो ऑर्गन है वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से बहुत गंदी बीमारी है ये। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन डिजीज सर्विलेंस। गुजरात गवर्नमेंट अब क्या कर रही है? डिजीज का सर्विलेंस कर रही है।
अर्ली ट्रीटमेंट कर रही है, वेक्टर कंट्रोल मेजर्स ले रही है, और इंक्लूड कर रही है पेस्टिसाइड स्प्रेइंग इन एनिमल हस्बेंड्री एरियाज। अब ये जो कीट पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे पशुपालन किया जाता है, उस एरिया में पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गोबर भी होगा, वहाँ का उनका मल भी होगा, चारा भी होगा। और आजकल बिजनेस के लिए जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो छोटी सी जगह में बहुत सारे एनिमल्स को रखा जा रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इस तरीके के कीट जन्म लेंगे, और ये सैंड फ्लाई ब्रीडिंग यानी कि एक से ज़्यादा पैदा होते जाएंगे, और ये क्या करेंगे, चांदीपुरा वायरस फैलाएंगे। देर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन, अभी तक इसकी कोई ऐसी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आई है, और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है इस चांदीपुरा वायरस के लिए। और प्रिवेंशन डिपेंड्स करता है, यानी कि इसका बचाव भी एक उपाय है, ताकि सैंड फ्लाई को हम कंट्रोल कर सकें, इसको ज़्यादा बढ़ने ना दें कीटों को। अर्ली डायग्नोसिस, जब पता लग रहा है कि इसको बुखार आ रहा है तो अर्ली डायग्नोसिस करा दिया जाए। सपोर्टिव मेडिकल केयर, अफकोर्स जो मेडिकल सिस्टम होगा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, घर घर जाके बताया जाए कि इस समय में इस वायरस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ से बच के रखिए। इसके प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं, इसको घर में नहीं आए ऐसा क्या कर सकते हैं, आसपास अपनी स्वच्छता रख सकते हैं, गंदे पानी में इसको रुकने का बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है चांदीपुरा वायरस के बारे में। ये गुजरात में अभी चल रहा है ज़्यादा, और 15 लोग बच्चों की मृत्यु हो गई है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव चंदीपुरा से स्ट्रीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, गवर्नमेंट प्रपोज मैंडेटरी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन फ्रॉम 2028। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन ये प्रपोज किया है, और बहुत जल्दी इंडिया की सड़कों पे सड़कों की गाड़ियों पे एक नया सिस्टम आने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा तो इंडिया है एक तरीके से रोड एक्सीडेंट का गढ़ माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है कि यहाँ डेली लगभग 1100 से 1200 ऑन एन एवरेज एक्सीडेंट होते हैं इंडिया की सड़कों पे। अब इसके कई कारण हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट का जो नियम है उनका पालन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वेट के ट्रांसपोर्ट जाते हैं, और यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, हेलमेट नहीं लगाया जाता है, रोड अच्छे नहीं है, गड्ढे हैं। ठीक है, गलत लेन में गाड़ियां चलती है, ओवर स्पीडिंग होती है, इन सभी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब इसमें आप मान के चलिए 400 से 500 डेथ डेली हो जाती है ना, इस बीच का ऑन एन एवरेज डेथ डेली इसकी वजह से हो जाती है। अब ये क्या है, ये नेचुरल डेथ तो है नहीं। इससे क्या होता है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, एक सडन जो लॉस होता है उस लॉस को अपन फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। सरकारें कितनी स्कीम्स चलाएगी, कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति अगर जो देश के लिए काम आ सकता था वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाएगा तो देश के लिए नुकसान ही है। ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति के अपार्ट भी जो नॉर्मल व्यक्ति भी मारा जाएगा ऐसी सिचुएशन में, रोड एक्सीडेंट में, तो वो देश के लिए एक सवाल पैदा करता है कि ऐसी सुविधा नहीं है क्या जिससे रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। लेकिन अब ऐसी सुविधा लेके आ रही है, कौन आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसको, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज प्रपोज मेकिंग व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम मैंडेटरी करेगा इन ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी एल एम एंड एन व्हीकल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2028 अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। इस रूल के तहत, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत 1 अक्टूबर 2028 से व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा, किसमें, जो एल कैटेगरी के व्हीकल से, एम कैटेगरी के व्हीकल से, और एन कैटेगरी के व्हीकल से। एल कैटेगरी क्या होती है आपकी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स होते हैं, जिसमें बाइक्स आ जाएगी और ऑटो रिक्शा आ जाएंगे। एम कैटेगरी के कौन से होते हैं, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, ये पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें एसयूवीज आ जाती है, कार्स आ जाती है, बसेस आ जाती है। और ये जो एन व्हीकल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं आपके, गुड्स व्हीकल होते हैं, गुड्स व्हीकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे ट्रक की, लॉरीज की, तो ये सारे किस में आते हैं, एन कैटेगरी में आते हैं। वी टू वी कम्युनिकेशन इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि जैसे आप अभी देखते हैं कि एक डैशबोर्ड पे सब कुछ आ जाता है, आप गाना भी चला सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसी तरह एक सिस्टम आएगा जिसमें पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्थान पे हमें कितनी स्पीड रखनी चाहिए, आगे कोई ट्रक आ गया है क्या। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, एक ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है कि हमको दिखता नहीं है, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी बताएगी। ये कैसे बताएगी, क्योंकि एक कार से दूसरे कार का कनेक्शन रहेगा जो भी पर्टिकुलर एरिया में रहेगा।
ठीक है। अब ये वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है क्या इनेबल करेगा, व्हीकल टू एक्सचेंज रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, किसकी, स्पीड की, लोकेशन की, डायरेक्शन की, क्योंकि अब आपको कौन सी डायरेक्शन में चलना है, किस में काटना है यहाँ पे, और ब्रेकिंग स्टेटस, अब ब्रेक लगाने की नहीं लगानी, सारी चीजें किसमें आने वाली है, ये नया जो सिस्टम आने वाला है। हेल्पिंग प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट थ्रू अर्ली कोलिजन वार्निंग, ठीक है। द प्रपोजल फॉलोज ए फेज इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ये दो फेज में होगा। पहला तो क्या होगा, अक्टूबर 2027 से जिस भी व्हीकल में क्या लगा जाएगा, ये V2V व्हीकल टू व्हीकल सिस्टम लगाया जाएगा, उसमें इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। AIS क्या होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 230 के अंतर्गत ये आता है। और 1 अक्टूबर 2028 से तो ये सारी व्हीकल्स में कंपलसरी हो जाएगा। अभी तो ये है कि जिस व्हीकल में आ रहा है ये सिस्टम वो ओके है, लेकिन 1 अक्टूबर 2028 से तो ये कंपलसरी हो जाएगा। विल बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स इन द स्पेसिफाइड कैटेगरी। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज exempted the 5.875 to 5.925 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब ये जो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होगी कैसे होगी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कितनी, इसका वेरिएशन होगा 5.875 से 5.925 के बैंड पे ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रॉम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट V2V कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एप्लीकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं दोनों व्हीकल्स कि यहाँ पे स्पीड इतना रखना है, डायरेक्शन इतना रखना है, या ब्रेक लगाना है। द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी, ये जो इनिशिएटिव है किस लिए लिया गया है, रोड सेफ्टी के लिए, ट्रैफिक एफिशिएंसी के लिए, इंटेलिजेंट मोबिलिटी के लिए, जबकि सपोर्टिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टेड एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। इट इज करंटली ओपन फॉर 30 डेज ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन बिफोर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, जो व्हीकल्स के प्राइस है, अब एक V2V कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहा है तो व्हीकल्स के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को समझना होगा। और ये इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और आजकल हर घर में 2 से 3 तो टू व्हीलर होते हैं, और दो दो मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा आपका, फोर व्हीलर होगा, और भी चीज़ें होती है, तो हर व्हीकल के लिए ये सुविधा लाना जरूरी नहीं। और क्या होगा, साथ ही साथ जब भी आप बात करेंगे कि नया सिस्टम आ रहा है तो पुराने व्हीकल्स का क्या, अभी तो E20 से ही हमने निपटारा नहीं निकाला है। E20 जो फ्यूल है उससे ही परेशान हो रहे हैं कि पुराने जो हमारे व्हीकल्स है उसमें ये कंपेटिबल नहीं है। तो ये जो नया सिस्टम है कि पुराने व्हीकल्स में कंपेटिबल हो भी नहीं पाएगा, लग भी नहीं पाएगा, कि किस प्रकार से अप्लाई करती है गवर्नमेंट आने वाले समय में, ये देखने योग्य बात है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, इंडिया अचीव्स नियर यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज ऑफ इनहैबिटेड विलेज। जो आवासीय या फिर आबाद गांव है देश के, वहां पे सरकार का मानना है कि हमने 99.92% की बैंकिंग कवरेज यानी कि बैंकिंग सुविधा दे दी है, ठीक है। अब बात करें टोटल कितने आबादी गांव हैं, 6,01,328, उसमें से भारत देश ने, भारत की गवर्नमेंट ने कितना दे दिया है, 6,08,68 गाँव को ये बैंकिंग कवरेज की सुविधा दे दी है विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस, यानी कि कोई भी गांव के पास जो बैंक की सुविधा होगी वो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये गांव है, यहाँ से 5 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंदर अंदर में आपको बैंकिंग सुविधा मिल जाएगी, यही न्यूज़ है और इंडिया की गवर्नमेंट ने बताया। द रूरल बैंकिंग नेटवर्क इंक्लूड और 1.81 लाख बैंक ब्रांचेस। इसमें क्या है, जो भी बैंक है, जैसे बात करेंगे SBI, BOB, HDFC, जितने भी बैंक है उनकी ब्रांचेस कहाँ खुली है, 1.8 लाख ब्रांचेस खुल गई है गांव के एरिया में। 17.36 लाख बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जहाँ पे बैंकों की शाखाएं नहीं पहुंच सकती है, नहीं पहुंची जाती है, तो वहाँ पे बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट बन के वहाँ पे एक ऑफिस खोला जाता है, वहाँ पे वो काम करते हैं। और 1.65 लाख इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, 2018 के बाद उसको क्या कर दिया गया है कि उसको बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, 1.65 जो पोस्ट ऑफिस है ये बैंकों की तरह काम कर रहे हैं गाँव में। इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट थे, द जन धन दर्शक ऐप, जिसका यूज किया जाता है डिजिटली मैप बैंकिंग आउटलेट, ठीक है। एक ये ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा देखने पे कि आपके घर से कितनी दूरी पे एक बैंक है, एक ATM है, या फिर एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो बैंक का काम कर रहे हैं, या फिर जो पोस्ट ऑफिस है, सारी चीजें किससे पता लग जाएगी, जन धन दर्शक ऐप से, ठीक है। वाइल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट
provide essential banking services in village where full-fledged bank branches are not available। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे खाते खोल दिए जाते हैं, इंश्योरेंस करा दिया जाता है, डेली का छोटा ट्रांजेक्शन करा दिया जाता है, एटीएम की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाती है। ये सारी सुविधा किसमें दी जा रही है? जनधन दर्शक बैंक जो ऐप है उसके तहत अगर हम देखेंगे कि हमारे आसपास कितने बैंक हैं, कितने एटीएम्स हैं, कितने पोस्ट ऑफिस है, कितने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अगर उसमें चले जाएंगे तो गांव के लोगों के काम हो जाएंगे। ठीक है। अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब आई थी? 2014 में आई थी। ठीक है। और इसमें क्या थे? बहुत सारे खाते खुले थे। अभी कितने? 58.77 करोड़ बैंक अकाउंट। ठीक है, लगभग 62 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। और 17 जुलाई 2026 तक ये डाटा है हमारे पास विद टोटल डिपॉजिट। अभी इसमें टोटल कितना डिपोजिशन हो गया है? 3.12 लाख करोड़ का ये जो खाते खुले हैं। तो ये भी एक मोदी जी का या फिर उस टाइम की गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि हर गांव में हर व्यक्ति के पास, देश के हर व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। डिस्पाइट अचीविंग नियर यूनिवर्सल एक्सेस, चैलेंजेस रिमेन इन फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। जो लोग होते हैं उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। हम यहाँ पे गांव के लोगों की बात नहीं करेंगे, जो शहरी लोग होते हैं उनका भी क्या है, आजकल ऑनलाइन काम हो जाता है, उनको बैंक से रिलेटेड इतनी समझ नहीं होती है। डिजिटल इंफ्रा होना चाहिए, क्रेडिट एक्सेस होना चाहिए, इंश्योरेंस पेनेट्रेशन होना चाहिए और इफेक्टिव यूज ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। ये सारी चीजें किसके तहत एक चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में गांव में बैंक खोले गए हैं। उसके साथ साथ अब इन चुनौतियों का भी सामना हमें करना पड़ेगा, इन चुनौतियों को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं जब दे दी जाएगी तो गांव के लोग भी जो क्रेडिट और डेबिट है उनका ईजिली इस्तेमाल कर पाएंगे बैंक के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। गुजरात सेक्रेड पिथोरा पेंटिंग रिसीव्स जीआई टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको मिला है? गुजरात के सेक्रेड पिथोरा पेंटिंग्स को। ये आपकी पिथोरा की पेंटिंग्स है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि व्यक्ति हैं, दीवार पे पेंटिंग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसको जीआई टैग मिला है, क्यों मिला है? आइए देखते हैं। पिथोरा की जो पेंटिंग है ट्रेडिशनल ट्राइबल वॉल आर्ट। आदिवासी लोग जो दीवार पे पेंटिंग करते हैं, कहाँ के? गुजरात के आदिवासी लोग, उसी को क्या बोल रहे हैं? पिथोरा पेंटिंग बोल रहे हैं। इनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। किससे मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसके तहत इनको ये जीआई टैग मिला है। द आर्ट फॉर्म इज मेनली प्रैक्टिस बाय, कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है? तो उनके नाम है राठवा, भील, भिलाला और नायका। ये कहाँ की है? ये गुजरात की ट्राइबल कम्युनिटीज है। छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की ये कम्युनिटीज कहलाई जाती है एंड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ये इनके रिलीजियस और कल्चर के ट्रेडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान हमें ये दे दो, हम आपके पास प्रसाद चढ़ाएंगे, हम इस चीज को रसोई करेंगे या फिर एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये भगवान से हम चीजें मांगते हैं। जब भी हमारी विश फुलफिलमेंट होती है तो हम कुछ चीज उनको ऑफर करते हैं। वैसे ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये भी इस तरीके की चीजें मांगती है भगवान से, जो इनके भगवान है। अब उन भगवान को जब चीजें दे देते हैं, फुलफिलमेंट हो जाती है उनके विशेष का, तो ये क्या करते हैं, इनकी दीवारों पे इस तरीके की पेंटिंग्स करते हैं। कोई भी इनका फेस्टिवल आता है तब भी ये उसकी पेंटिंग्स कराते हैं, इस तरीके की पिथोरा पेंटिंग। ट्रेडिशनली लखारास क्रिएट दीज पेंटिंग। अब पेंटिंग ये खुद नहीं करते हैं, जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं, लखारा नाम के एक फोक आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है। वो पर्टिकुलर लोग ही को ही बुलाया जाता है इस तरीके की पेंटिंग कराने के लिए। ठीक है। ये जो पेंटिंग्स होती है ये कहाँ होती है? घर के अंदर की दीवारों पे और वरांडों पे ऑफ ट्राइबल होम्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिराइव किए जाते हैं किससे? पत्तों से, फूलों से, मिनरल्स से और महुआ से। ठीक है। इनसे जो कलर्स निकाले जाते हैं उन्हीं से क्या होती है? पेंटिंग होती है। द पेंटिंग्स प्रोमिनेंटली फीचर्स, कौन कौन से इसमें क्या बोलते हैं, आकृति बनाई जाती है, उसको बनाई जाती है पेड़ों घोड़ों की, हॉर्सेस की, जो सिंबलाइज करती है गॉड्स को, गॉडेसेस को और इनके एंसेस्टर्स को। अलोंग विद एनिमल्स, बर्ड्स की पेंटिंग भी होती है, फॉरेस्ट की होती है, वाटर की होती है और अदर एलिमेंट ऑफ नेचर, क्योंकि ट्राइबल जो लोग होते हैं नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए वही भगवान होते हैं। तो ये सारी पेंटिंग्स कहाँ पे होती है? पिथोरा पेंटिंग्स के अंतर्गत होती है। द जीआई टैग क्या करेगा? हेल्प करेगा प्रोटेक्ट करने में
यूनिक आइडेंटिटी एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ पिथौरा पेंटिंग्स की, और प्रमोट करेगा ट्राइबल का जो आर्टिजन आर्ट है, एंड प्रिवेंट करेगा मिस यूज ऑफ दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। कभी कभी क्या होता है जब इसमें मिक्सिंग हो जाती है किसी भी आर्ट फॉर्म में, कि जो कलर्स है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अपन, ये जो कलर्स है वो नेचुरल ले रहे हैं, ये फूलों से, पत्तियों से, महुआ से, मिनरल से, तो इनकी जगह आर्टिफिशियल कलर अगर इनको ला के दे दें तो इसमें क्या होगा, मिसयूज हो जाएगा एक तरीके से इस ट्रेडिशन का। इसीलिए इसके लिए जीआई टैग दिया गया है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की डेफिनेशन भी देख लो, ये क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पेशल क्वालिटी, रेपुटेशन और आइडेंटिटी लिंक टू अ स्पेसिफिक पैलेस। ठीक है, जो इंडिया में स्पेसिफिक जगह की क्वालिटी, रेपुटेशन और आइडेंटिटी को इसको प्रिजर्व करता है। इन इंडिया द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई ग्रांट्स इट अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। आज की आखिरी न्यूज देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो कि कहाँ हुए थे, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ पे है आपका, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में और कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, और लास्ट वन स्कॉटलैंड आता है। और ये स्कॉटलैंड का एक सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है ग्लासगो। ठीक है, वहीं पे क्या हुए थे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। अब इसका एक बार हम देख लेते हैं, समराइज क्या है कि इंडिया ने क्या परफॉर्मेंस दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और इन कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। पहले इसमें ये माना जाता था कि जिनका रिलेशन ब्रिटिश कॉलोनियल पार्ट से है, यानी कि जिनको ब्रिटिश सत्ता ने रूल किया है, उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है। नहीं, अब इसमें क्या है कि जो डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं, जहाँ पे रूल्स बाय लॉ फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को वैल्यू दी जाती है, वो सारी कंट्रीज कहाँ पे आ सकती है, कॉमनवेल्थ ग्रुप में आ सकती है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को एक कॉमनवेल्थ गेम्स कराया जा रहा है, जिसमें 3,000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 74 नेशंस में पार्टिसिपेट किया है। अब आप देखिए, अभी जो प्रेजेंटली कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसमें 56 कंट्रीज है, लेकिन आसपास के जो आइलैंड कंट्रीज होंगे इनके, जो इन्हीं कंट्रीज का पार्ट होगा, वो भी एक अलग से अपनी टीम लेके आए हैं, इसीलिए उनको 74 नेशन और टेरिटरीज कंसिडर किया गया है। और इसमें 215 मेडल इवेंट्स के लिए हुए थे 10 स्पोर्ट्स के तहत। ऑस्ट्रेलिया ने इसने टॉप किया है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड, तीसरे पे है कनाडा, चौथे पे आया है इंडिया। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया चौथे नंबर पे आया है। द गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लासगो 2026 लिमिटेड, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एंड कॉमनवेल्थ गेम स्कॉटलैंड, विद एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ 150 मिलियन यूरो। इतना इसका खर्चा हुआ है, फंडेड मेनली थ्रू द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एंड कमर्शियल रेवेन्यू। अब इसका जो शुभांकर है, आप देखिए, ये एक मिथाइकल स्टोरी वाला है, एक सिंह वाला घोड़ा, जिसको क्या बोल रहे हैं, फिनी। ये क्या है, इस कॉमनवेल्थ गेम 2026 का शुभांकर है। एक इंडिकेशन दिया जाता है ना कि जैसे भारत का क्या है, फ्लैग क्या है, तिरंगा है, वैसे ही इस गेम का जो शुभांकर रहेगा वो रहेगा फिनी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। हमने ये एक लिस्ट बनाई है जिसमें इंडिया ने जो 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इंडिया ने क्या करा है, 13 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं, और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, अब ये गोल्ड की ही बात ज्यादा होती है, तो गोल्ड में किसने जीता है, मीराबाई चानू ने, साक्षी चौधरी ने, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगास, सचिन सिवाच, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंगाल, इन्होंने किसमें जीता है, बॉक्सिंग में जीता है। और जूडो की तो हमने कल बात कर ही ली थी, जिसमें पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, वो है अश्मिता डे और हर्ष सिंह। पैरा एथलीट्स की अगर बात करें, जो है शर्मिला धांकर, दिलीप गर्वित और सोमान राणा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इंडिया ने इस तरीके से 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आज की हमने सारी न्यूज को कवर कर लिया है। आज का हमारा एमसीक्यू रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पूरे देश की पॉपुलेशन पे एक आपका क्या बनता है, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। तो अब क्या हो रहा है, देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको हम चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले क्या था, 2011 का सेंसस था, ठीक है, उस बेसिस पे ये सब चल रहा था। अब क्या हो गया, 2021 में होना था ये सेंसस, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो 2026 में बात चल रही है कि डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा और वापस से जो सीटें हैं, हर राज्य को जो जितनी भी सीटें मिलती है वो चेंज की जाएगी, ठीक है। तो अब इसका आंसर इसी में है कि कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत हम ये चीजें चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन आर आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83 एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 84। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और डेली आपको कंसिस्टेंटली इस सेशन के साथ बना रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।